बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम। आसान है लेकिन आज हम इसे MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और इस साल 2022 में इसमें बड़ा मेजर पोर्शन भी आने वाला है आपका, ठीक है जी। तो चैप्टर 3 यानी कि एंजाइम, तो सबसे पहले ये वर्ड एंजाइम हमारे पास आया कहाँ से है, ठीक है। दो वर्ड्स का हमारे पास ये मजमूआ है, एक इन और एक ज़ाइम। इन का मतलब होता है इनसाइड, ज़ाइम यहाँ पर यीस्ट को शो करता है, यूनिसेलुलर फंगस, फंजाई है हमारे पास, ठीक है। तो ये फंगाई जो हमारे पास है यूनिसेलुलर, उसमें से सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एंजाइम पड़ गया। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एंजाइम बजाते खुद किसके बने होते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं ये जो एंजाइम होते हैं ना, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एक बड़ी मशहूर बात भी थी इनके बारे में कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। खैर, अब हम इसे किसी हद तक ठीक नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कुछ एंजाइम राइबोजाइम्स भी हैं जिनके अंदर RNA मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने प्रोटीन की दो टाइप्स पढ़ी, एक को हम बोलते हैं फाइब्रस और एक को हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये असल में ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, ग्लोबुलर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, गेंदनुमा स्ट्रक्चर, बालनुमा स्ट्रक्चर। फाइब्रस फाइबर यानी कि धागे जैसे हमारे बाल होते हैं, वैसे तो ये बाल जैसे नहीं होते, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। असल में ये क्या होते हैं, दीज आर बायो कैटालिस्ट। ये क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट्स, ठीक है, यानी बायो की फफे कुटनियाँ। हाँ, ये क्या होता है, आमतौर पर हम इस लफ्ज़ फफे कुटनी से वाकिफ़ हैं, जो कि लोगों की लड़ाइयाँ कराने के लिए हम किसी को ताना देते हैं कि तुम फफे कुटनी है, तो हम कहते हैं तुम लड़ाइयाँ करवाती हो, ठीक है। तो यहाँ पर फफे कुटनी वर्ड दिया गया है बायो कैटालिस्ट यानी एंजाइम को, क्योंकि ये जानदारों के अंदर मौजूद रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन से मुराद ये है कि ये कुछ ही चीज़ों को यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का क्या करते हैं, काम करवाते हैं। देख लेते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट। लेकिन आपने इनकी डेफिनेशन कैसे करनी है, बायो कैटालिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, एंड मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, एंजाइम तो आपको समझ आ गया किसको बोलते हैं। एक एंजाइम जिस भी चीज़ पर काम करता है, जिस चीज़ पर एक्ट करता है, जिसके साथ रिएक्शन बाइंड करता है कि एंजाइम, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, यानी एनी सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट। और नई बनने वाली चीज़ जो रिएक्शन में बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो न्यूली फॉर्म सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा कि जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम सोलली मेड ऑफ प्रोटीन। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर ओनली प्रोटीन। अब इसके हमारे पास दो एग्जांपल्स आमतौर पर बोली जाती हैं, उनमें से मैं एक दे देता हूं, लाइपेजेस हैं और प्रोटीएजेस हैं, ठीक है। लिपिड पे काम करने वाले एंजाइम और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है कि एंजाइम को अपना काम, प्रोटीन के बने हुए एंजाइम को अपना काम करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट का सहारा लेना पड़ता है। मैं बाद में इस तरफ आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक डायग्राम देखें। ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है मिस्टर एंजाइम की, ठीक है जी। और ये एंजाइम किसका बना हुआ है, अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। और इसका जो एक्टिव पार्ट जिसके जरिए इसने सबस्ट्रेट को तोड़ना होता है प्रोडक्ट में, उसे एक्टिव साइड बोलते हैं। और मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारा सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम ने काम करना होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या, यहां पर तो थोड़ी सी जगह खाली रह गई। यहां पर ये जो जगह मौजूद है, ये जो जगह खाली है, यहां से सबस्ट्रेट और एंजाइम तो आपस में जुड़े हुए ही नहीं है। एंजाइम प्रॉपरली अपना काम कर ही नहीं सकता। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को आपस में राबता कायम करने के लिए एक ब्रिज के तौर पर काम करने वाला नॉन प्रोटीन पार्ट हम उसे बोल देते हैं, वो क्या है,
कोफैक्टर। मैं इसको ज़रा थोड़ा सर्कल में शो कर रहा हूँ ताकि आपको इसको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारे पास कोफैक्टर है, यानी इतने हिस्से में जो जगह खाली थी यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया नॉन प्रोटीन पार्ट को। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एंजाइम के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर, necessary for the function of enzyme, act as a bridge between substrate and enzyme. Without this enzyme will be inactive apoenzyme. आगे देखेंगे इन बातों को। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी एग्जाम्पल जरा समझे गौर से। कभी कभार हमारा जिंदगी में ऐसे इस तरीके स्विचों से पाला पड़ता है कि जिनको बार बार बोर्ड में लगाया जाए वो गिर जाते हैं। अब जिनका तो ऐसे स्विच से पाला पड़ा हुआ है वो इसका सोल्यूशन भी जानते हैं। वो कहते हैं माचिस की तीली लाओ, ठीक है, स्विच के साथ रखो और बोर्ड में लगा दो, अब नहीं गिरेगा। अब स्विच और बोर्ड को आपस में अच्छे से फिक्स कर दिया है माचिस की तीली ने। ये जो माचिस की तीली है ना जी हमारे पास, ये यहां पर काम कर रही है कोफैक्टर का, ब्रिज का, अटैच करने का, प्रॉपर फंक्शनिंग का। डियर स्टूडेंट, अब इस कोफैक्टर को ब्रॉडर टर्म में देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। ये तो हमें पता लग गया नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसे दो बड़ी बड़ी क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं दिस आइदर में बी ऑर्गेनिक और दिस कैन बी इनऑर्गेनिक। कैसा कैसा हो सकता है ये? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब पहले आ जाते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आमतौर पर हम जिक्र बात करते हैं मिनरल आयन का, जैसे लेट्स सपोज मैग्नीशियम आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है जी। अब अगर तो आपका ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कोई मिनरल आयन है तो इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर पता चल गया, डिटैचेबल मिनरल आयन, यानी ये डिटैचेबल है, उतर भी जाता है, डिटैचेबल है, मिनरल आयन है, ठीक है। यूज अगेन एंड अगेन, बार बार यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक रफली एग्जांपल में हम देखते हैं, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये मैग्नीशियम आयन को एज एन एक्टिवेटर यूज करता है। अब ऑर्गेनिक में हम आते हैं, तो ऑर्गेनिक में हमारे पास कोफैक्टर की दो टाइप हो सकती हैं। दिस आइदर में बी कोएंजाइम और दिस कैन बी अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। बहुत आसान है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या कोएंजाइम है, इतने आसान है कि आप अभी एक सेकंड जरा कंसंट्रेट करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर ये कोफैक्टर बड़ी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, कोवलेंटली जुड़ा हुआ है तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, लूजली जुड़ा हुआ है तो इसको कोएंजाइम बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी जो कोफैक्टर है वो कैसे जुड़ा हो? कोवलेंटली, कोवलेंटली बॉन्डेड है तो इसे हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर कोफैक्टर कोवलेंटली बॉन्डेड है। और अगर लूजली अटैच्ड है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कोएंजाइम। और इसकी आमतौर पर हमारे पास एग्जांपल्स में विटामिन्स आते हैं, ठीक है, NAD, बार बार चैप्टर 11 में इसका जिक्र करेंगे हम, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। और हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल में हीम ग्रुप कंटेनिंग जो हमारे पास एंजाइम आते हैं, ठीक है, आयरन ग्रुप कंटेनिंग इसकी एग्जांपल में आते हैं। जैसे हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर 11 में रेस्पिरेटरी चेन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे हमारे पास प्रोटीन्स का कम्प्लेक्स आता है, इसे बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस और हीमोग्लोबिन जो सी हैं, दीज आर एक्चुअली
आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इनके अंदर आयरन मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी ऑन करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये तो हमें बात समझ आ गई, लेकिन मैं आपको एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये यूजली नहीं कि ऑर्गेनिक इन नेचर ही हो। हमारे पास कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, स्क्रीन पर आपको इस वक्त शो भी हो जाएगा। इसके पास ये पर्टिकुलर मेटल जो इस वक्त मौजूद है, दिस इज एक्टिंग एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि कोवलेंटली बॉन्डिंग है, लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हम एंजाइम को डिफरेंट तरीकों से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हम एंजाइम को डिफरेंट तरीकों से क्लासीफाई करते हैं। आए तो बात करते हैं एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एंजाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी अकरेंस की, मौजूदगी की। ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं और ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद है कि अगर ये आपके सेल के बाहर काम कर रहे हैं। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी ये सेल के क्या कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं। और सेल के अंदर भी आपको दो हालतों में मिलते हैं, आइदर किसी ऑर्गेनेली के साथ अटैच होते हैं, अगर ये किसी ऑर्गेनेली के साथ अटैच है इसे अटैच बोलते हैं, और ये आपको फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मजीद बात की जाए तो कोफैक्टर ही की बुनियाद पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। थोड़ा सा मैं जगह बचाने के लिए रेस कर लेता हूं इसको। अब कोफैक्टर ही की बुनियाद पर एक और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। पहले हमने देखा अकरेंस के लिहाज से, सेल के अंदर है, बाहर, फिर सेल के अंदर किस हालत में मौजूद हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस कोफैक्टर की बुनियाद पर भी आप एंजाइम को क्लासीफाई कर सकते हैं, और दो बड़े ग्रुप में आप क्लासीफाई करते हैं, एपो एंजाइम और उसके साथ साथ होलो एंजाइम। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान बात, अगर किसी एंजाइम के पास मौजूद नहीं है उसका कोफैक्टर, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। अरे मैं तो इसको एंजाइम समझता ही नहीं, क्यों? क्योंकि ए का मतलब क्या है, नॉट एंजाइम। मैंने ऐसे याद रखा है, बड़े मिक्स करते हैं आपस में ये, यानी एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। यहां पर इसका मतलब माइनस है, ओके। और अगर इस एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर मौजूद हो, यानी प्लस कोफैक्टर, दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। अब ये मुकम्मल हुआ है, क्योंकि कोफैक्टर यानी कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो कोई एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा ना, तो इसका मतलब है ये कैन स्टार्ट रिएक्शन, ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, और ये कैन नॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं कर सकता बायोकेमिकल रिएक्शन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव ही नहीं है, और ये भाईजान क्या है, एक्टिव है। हाँ, ये इनएक्टिव है लेकिन कैन बी एक्टिवेटेड। कैसे? आप प्लस कर दें इसका कोफैक्टर, इसमें इसका कोफैक्टर ऐड कर दें, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एपो एंजाइम इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट है, मुकम्मल है। उसके बाद इसकी एग्जांपल में देखें तो पेप्सिनोजिन, ठीक है, कौन सा जिन, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इनएक्टिव शक्ल में निकलता है, वरना हमारे मैदे का बेड़ा गर्क करके रखते, ठीक है। ये मैदे में निकल जाने के बाद HCl आता है, फिर एक्टिव होता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम इनएक्टिव शक्ल में निकलते हैं इस शक्ल में, तो ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, DNA पॉलीमरेज, उसके अलावा RNA पॉलीमरेज,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, लगे हाथ एंजाइम के कैरेक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है, कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं। कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है जी, कि एंजाइम के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जो एंजाइम है, एंजाइम आपकी बुक ही के मुताबिक ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स आर कॉल्ड एज राइबोजाइम। और कौन सी प्रोटीन होती है ये? दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है जी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। फिर याद रखिएगा, एंजाइम इतने नहीं चाहिए होते, थोड़े ही चाहिए होते हैं, ठीक है। करते क्या हैं? स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ी अमाउंट, क्योंकि रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होते, बार बार ये आप क्या कर सकते हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्पीड अप कैसे करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को? ये स्पीड अप ऐसे करते हैं कि ये लोअर कर देते हैं किसको? A.E, एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट, मैं अक्सर इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपने यहाँ खड़े हैं और आपने पहाड़ के इस तरफ जाना है, ये आपकी एनर्जी का लेवल है। इस एनर्जी के लेवल को आप क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे, अगर आपने इसको क्रॉस ना किया तो आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस पहाड़ की। लेट्स सपोज आप इधर पाकिस्तान खड़े और इधर अफगानिस्तान, और आपने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ चढ़ेंगे, हो सकता है 3 दिन लग जाएं आपको पहाड़ क्रॉस करते करते। इतनी देर में वहाँ पर एक मुकामी बंदा आता है और कहता है मड़ा छोड़ो, हम आपको एक रास्ता बताता है, अभी पहुँचेगा वहाँ, और वो आपको एक गार में से लेकर जाता है और वहाँ पहुँचा देता है। यानी आपको अल्टरनेट रूट दे देता, अल्टरनेट पाथ दे देता, एक और रास्ता बता देता है जिसमें कम वक्त कम एनर्जी लगती है। तो बिल्कुल एंजाइम भी क्या करते हैं? लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये हमने बात सुनी, क्या प्रोटीन के बने हुए स्पीड अप करते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, कैसे स्पीड अप करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? लोअर कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जो एंजाइम होते हैं डू नॉट अफेक्ट, असरअंदाज नहीं होते नेचर ऑफ प्रोडक्ट को। ये बड़ी प्यारी बात है, आपको इसको समझना होगा, थोड़ा सा वक्त देना होगा, कंसंट्रेट करना होगा कि एंजाइम प्रोडक्ट की नेचर को इफेक्ट नहीं करते। फर्ज कर लो ए और बी ने आपस में मिलना था और मिलकर सी बनाना था। अगर एंजाइम के बगैर आप इस रिएक्शन को करवाएं, हो सकता है कि आपको 1 दिन लग जाए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वैसे समझा रहा हूं, ठीक है। एंजाइम के बगैर यानी एंजाइम नहीं है तो कितना आपको लगा? 1 दिन, 1 डे। और हो सकता है कि अगर आप इसको एंजाइम के साथ करवाएं तो ये रिएक्शन आपका 2 मिनट में हो जाए। सर ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल से समझाएं। जी समझाते हैं। आपने लाहौर से फैसलाबाद जाना है, मैं कहता हूँ पैदल जाओ, यानी विदाउट एंजाइम, बाइक आपकी एंजाइम है, तो आपको 1 दिन लग सकता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये समझाने के लिए भाई फैसलाबाद अब बाइक पे 2 मिनट का फासला नहीं है, समझाने के लिए बाइक पे कम वक्त लगेगा। बिल्कुल उसी तरह एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन करवाने के लिए वक्त कम लगता है, ठीक है। और एंजाइम अगर हैं तो रिएक्शन में वक्त कम लगेगा, एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन बहुत टाइम बाद होंगे, हमारी लाइफ उनके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो क्या समझ आई? डू नॉट इफेक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी आपको समझा दिया, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, पहले बता चुका हूँ, यानी कि उनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यही कुछ बातें इनके बारे में हमने की हैं। होपफुली आपको इनके कैरेक्टर्स भी समझ आ गए होंगे। और आखिरी बात, कितना स्पीड अप कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, पहले भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये कितना स्पीड अप कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 10⁻³ to 10⁻⁶ तेज़ कर सकते हैं। इसको एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।